चलिए ऑनलाइन कर ली। अपने लिए तो एडवांस कर रखी है, आपके लिए टेंशन मत लो तुम। देखो आना चाहिए ना। रेन कोट नाम की कोई चीज़ होती है क्या? कैसे नहीं है? ढंग का होना चाहिए। हाँ भाई। हाँ बिल्कुल। जयपुर में तो मिलता ही नहीं। आयनिक साम्य। देखो इक्विलिब्रियम की बात अपन कर चुके हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब भी कंसंट्रेशन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं अपन? रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन के लिए एक्सप्लेन करते हैं इक्विलिब्रियम को? रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। कौन सी के लिए? रिवर्सिबल मतलब वो रिएक्शन जो दोनों तरफ से चलती है। रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। जब उनकी दोनों की रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाए, इक्वल। यदि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रही है तब उसको बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। या रेट ऑफ रिएक्शन किसकी? फॉरवर्ड रिएक्शन की। और यदि वो प्रोडक्ट वापस किस में आ रही है, रिएक्टेंट में, तो उसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बैकवर्ड। जब ये दोनों इक्वल हो जाती हैं तो उसी को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? साम्य। ठीक है। पहले वो अपन ने रिएक्शंस के थ्रू देखा था, अब अपन देखेंगे उसमें आयंस का क्या रोल होता है। तो इस चैप्टर में अपन सबसे पहले तो आयन देखेंगे कि आयन बनते कैसे हैं। ठीक है। कुछ आयन बनते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनते हैं, और फिर अपन देखेंगे इनकी वजह से क्या बनता है, साल्ट। आयंस जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं सॉल्यूशन में? साल्ट बनाते हैं। तो साल्ट का एनालिसिस। अब वो जो साल्ट बनेगा उसकी पीएच में वेरिएशन आता है। क्या आता है? पीएच में वेरिएशन। तो अब उसमें देखेंगे अपन पीएच। ठीक है। अगला टॉपिक उसमें होगा पीएच कैलकुलेशन। पीएच, सबसे पहले पीएच की गणना देखेंगे अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशन के लिए। ठीक है। उसके बाद में पीएच बफर होगा। लास्ट में ये कितना घुला है, इसकी कैलकुलेटिव जो पार्ट है उसको अपन कहेंगे सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी थ्योरेटिकल जहाँ तक अपन ने उसमें सॉल्यूशन में कंप्लीट कर लिया। उसका जो न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकली कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है, वो इस चैप्टर में देखेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। उसमें मान लो कोई भी सब्सटेंस है, जैसे अपन लिखते हैं कोई भी अपने पास क्या है, सब्सटेंस है। ये सब्सटेंस दो तरीके का हो सकता है। या तो क्या हो सकता है, ये टूट सकता है, और या नहीं टूटेगा। जो टूटता है उसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलेंगे? और जो नहीं टूटता वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल किसी को कोई ध्यान में आ रहे हो तो? कोई तुमने देखा होगा सोलवेंट लिया है, उसमें तुमने कुछ डाला तो उसके आयंस नहीं बनते। ऐसा कोई सब्सटेंस याद आ रहा है? क्या? ग्लूकोज। ग्लूकोज कभी भी आयन नहीं बनाता। और कौन हो सकता है? यूरिया। ठीक है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिसमें अपन ने दो एग्जाम्पल लिखे हैं। अब सुक्रोज भी है, वो इसका पॉलीमर है। ठीक है। तो जो भी ये बन रहे हैं, ये कोई किसी प्रकार का कोई आयन नहीं बनाते। तो एक पिछले चैप्टर में एक बात पढ़ी थी अपन ने, जो टूटता है उसकी अपन ने क्या निकाली थी? डीओडी। क्या निकाली थी? डिसोसिएशन रेट किससे दिखाते हैं अपन उसको? अल्फा से। इसका अल्फा कितना होगा? सॉरी, टूटा ही नहीं है तो कितना होगा? जीरो। क्या? लेकिन ये टूटते हैं। क्या क्या?
तो टूटेगा ही नहीं तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? कोई ना, अभी और क्लियर हो जाएगा। तो टूट गया। अब टूटने का अकॉर्डिंग भी दो तरीके के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो क्या हो जाते हैं, जितना तुमने डाला पूरा का पूरा टूट जाए, ठीक है। और एक होते हैं जो डालते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं टूटता, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये दो प्रकार का होगा फिर, टूटने के आधार पे या डिसोसिएशन के आधार पे। एक वो जो कंप्लीट ना टूटे उसको क्या मानोगे, कमजोर, दुर्बल बोलते हैं हिंदी में, वीक इलेक्ट्रोलाइट। और जो कंप्लीट टूट जाता है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल, जितने भी ऑक्सी एसिड जो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इक एसिड, एग्जांपल कोई भी एक, H2SO4, कंप्लीट टूटता है ये। जब भी आप इसको सोलवेंट में डालोगे तो क्या होगा, कंप्लीट टूटेगा। जो कंप्लीट टूट जाएगा उसका अल्फा कितना बनेगा, डीओडी कितनी बनेगी उसकी, 1। जब टूट गया तो कंप्लीट रिजल्ट आएगा। ये क्या होगा, कितना भी टूट सकता है, वेरिएशन करेगा। जैसे इसका एक एग्जांपल लिखते हैं अपन, कौन सा, जाना पहचाना। जितने भी कार्बनिक जो सॉल्यूशन बनते हैं उसमें कभी भी कंप्लीट टूटते नहीं है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, ठीक है। उन्हीं का एक एग्जांपल कौन सा है, ऑर्गेनिक जो एसिड होते हैं वो कभी भी कंप्लीट नहीं टूटते, ठीक है। उसका एक एग्जांपल लिया अपन ने, कौन सा, एसिटिक एसिड, CH3COOH, सही बात है। तो इसकी अल्फा कितनी होगी बताओ, जो नहीं टूटा उसकी कितनी, जो कंप्लीट टूट गया कितनी होगी। देखो, जो नहीं टूटा उसकी अल्फा कितनी, जो कंप्लीट टूट गया उसकी कितनी। अब ये इसके लिए वैल्यू वेरिएशन करेगी, कितनी लिखोगे इसके लिए, इसका जो अल्फा होगा वो कितना होगा, यहाँ ऊपर लिख दूं मैं, या यूं कह लो, कितना होगा, 0 से 1 की रेंज का। यदि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट इतना वीक हुआ कि ये टूटा ही नहीं, तब तो इसकी डीओडी कितनी, 0। और क्या पता ये वीक इलेक्ट्रोलाइट इस काबिल बन जाए कि कंप्लीट ही टूट जाए, तो कितनी हो जाएगी, 1। यदि बिल्कुल नहीं टूटा तो किस कैटेगरी में चला जाएगा, और कंप्लीट टूट गया तो किस कैटेगरी में चला जाएगा। तो कई बार ये दोनों की तरह व्यवहार कर जाते हैं, इसीलिए इनका जो अल्फा वो वेरी कर रहा है, कितना, 0 से 1। इसीलिए इसको क्या मानते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो डीओडी होती है, डिसोसिएशन जो रेट होती है, डिग्री जो होती है वो कितनी होती है, 0 से लेके 1 तक। बात आ गई समझ में। अब ये यदि टूटेंगे, यदि ये टूटेंगे तो टूटने की वजह से क्या आएगी, जो सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या आ सकती है, इलेक्ट्रिसिटी आ सकती है। गाँव में देखते नहीं हो गया, जो अर्थिंग वाला वायर होता है, जो अर्थिंग बना के जहाँ रखते हैं, यदि लाइट नहीं आती तो उसमें क्या डालते हैं, नमक और पानी डालते हैं। यही बात समझ में। एक तो तरीका है वो क्या बनाते हैं, NaCl, नमक को क्या होता है नमक, जब ये टूटेगा तो किस में टूटेगा, Na+ और क्या कहते हैं इनको, क्या कहते हैं इनको, आयन। इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिसिटी आएगी। और एक होता है जो अपन नॉर्मली ये लाइट देखते हैं, इसमें कनेक्टिविटी किस वजह से आती है भाई, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और इलेक्ट्रॉन भी कैसे होने चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन, बाउंड इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, क्योंकि बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन कभी भी मूवमेंट नहीं कर पाता। जो इलेक्ट्रॉन एकदम फ्री है वो घूमेगा। यही बात समझ में। तो जब जब भी इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हो इलेक्ट्रॉन की वजह से, जो वो इलेक्ट्रॉन कैसा होना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। इसको कैसे
थोड़ा सा मैं ऐसे दिखा देता हूँ इसको। जैसे ये अपने पास क्या कोई एटम है, इसके चारों तरफ क्या है, ये सेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्या इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से धारा आती है? क्या आपके पास इलेक्ट्रिसिटी आती है? नहीं आती। लेकिन आ जाती है कब? जब तुम क्या कर देते हो इसको। अभी ये कैसा इलेक्ट्रॉन है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। और ये वाला इसको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? बाउंड। हुआ कई दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि अपन किसी मेटल में करते हैं तब तो इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, तो वो भी तो एटम ही है। तो इसे तो लकड़ी है, वो भी क्या है, वो भी तो एटम है, उसमें क्यों नहीं आई फिर? इसका मतलब ये है कि जो बंधे हुए इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी वजह से धारा नहीं आती। जो जिस मेटल की तुम बात कर रहे हो जिसमें धारा आ रही है, इसका मतलब उसके इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं। बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन कभी भी मूवमेंट नहीं करता। ये बात समझ में? जो फ्री बैठा है ना इलेक्ट्रॉन, एक्चुअल में धारा का कंसेप्ट क्या होता है? जैसे कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ है, कोई एक एंड है ये, ठीक है, और कुछ इलेक्ट्रॉन क्या है, इक्वल नहीं मानते हैं अपन, अलग अलग मानते हैं। इक्वल होंगे तब नहीं आएगी। सपोज दैट दोनों जगह अलग अलग इलेक्ट्रॉन है, यहाँ मैं मानता हूँ कम इलेक्ट्रॉन है, यहाँ क्या है और यहाँ क्या है। जहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसको किससे दिखाते हो तुम? जहाँ ज्यादा होते हैं उसको किससे दिखाते हो? ठीक है। प्रकृति का रूल क्या कहता है? जहां कोई चीज ज्यादा है वो किधर से किधर जाती है? ज्यादा से, इसका फ्लो है ये, ठीक है। और एक और कंसेप्ट होता है, इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है उसके जस्ट अपोजिट प्रवाह किसका हो जाता है? इसीलिए बैटरी का सिंबल कैसा दिखाते हो तुम? धारा किधर से निकलती है? पॉजिटिव टर्मिनल से। कैसे निकलती है? बताइए समझ में? ऐसे धारा आती है आयंस, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, नॉट आयंस। तो इसको भी अपन यदि इसको अलग अलग करना चाहिए तो मैं यहाँ एक कंसेप्ट लिख रहा हूँ नया, कंडक्टिविटी। या आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करोगे तो दो प्रकार की लिख दोगे आप, कंडक्टर और इंसुलेटर। इंसुलेटर में तो कभी धारा आती ही नहीं है, या इलेक्ट्रिसिटी आती ही नहीं है, कुछ अलग होता है ना भाई। तो पदार्थ की बात करोगे तो दो प्रकार का हो सकता है वो। कैसा हो सकता है? वो इंसुलेटर हो सकता है, और वो क्या हो सकता है? कंडक्टर हो सकता है। एक और नया कंसेप्ट पढ़ते हैं अपने, एक नया चैप्टर भी बनता है इस पे, उसको क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर, जिनको कन्वर्ट किया जाता है। फिर वहां तक अपन नहीं जाएंगे, अपन ये मान के चलते हैं अपने पास दो सब्सटेंस हैं। अपन सिर्फ किसकी बात करेंगे? कंडक्टर की बात करेंगे, क्योंकि ये तो अपने कोई काम का है ही नहीं। क्योंकि आयन एक जगह से दूसरी जगह गए नहीं तो उनका सेचुरेशन आएगा नहीं। सेचुरेशन आएगा नहीं तो इक्विलिब्रियम की बात ही कहाँ से करोगे? इंसुलेटर में क्या इक्विलिब्रियम की बात हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। ना सेमीकंडक्टर में हो सकती। किसमें हो सकती है? कंडक्टर में। क्यों? उसमें उसमें मूवमेंट चलता है। किसका मूवमेंट चलता है? दोनों चीजों को चलता है। एक एक तो किसकी वजह से आती है? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। दूसरी किसकी वजह से आती है? दोनों का मूवमेंट होता है, दोनों की वजह से क्या आती है? इलेक्ट्रिसिटी आती है। कंडक्टिविटी बोलने का मतलब ही क्या था अपना? इलेक्ट्रिसिटी, धारा। दो वजह से आ सकती है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और आयंस की वजह से। डिपेंड करेगा सॉल्यूशन कैसा है। यही बात समझ में? अब इलेक्ट्रॉन हो चाहे आयंस हो, उनका यदि मूवमेंट चलेगा तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब सेचुरेशन आएगा। क्या आएगा? सेचुरेशन। उसी को अपन यहाँ क्या कह देंगे? इक्विलिब्रियम। क्या कह देंगे? जैसे मैंने ये कंसेप्ट बताया ना, देखो इलेक्ट्रॉन ज्यादा से किधर जा रहे हैं? कम की तरफ। लेकिन एक टाइम ऐसा भी तो आएगा जब दोनों क्या हो जाएंगे? जितने इधर हैं उतने ही क्या होंगे? इसका मतलब ये नहीं है कि धारा बंद हो गई है, धारा तो फिर भी चलेगी। उसका मतलब ये है जितने इलेक्ट्रॉन इधर गए ना, उतने ही सेम टाइम में इलेक्ट्रॉन किधर चले गए। वो सेचुरेशन है।
वो ही क्या है, इक्विलिब्रियम है। ठीक है, यही बात अपन ने इसमें पीपीटी में देखो ये चीज़ लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है, कोई सब्सटेंस है, दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट और जिससे आयंस बन जाए, डिसोशिएट इनटू आयंस, तो आयंस में कन्वर्ट ना हो। अल्फा कितना होगा, जब कोई चीज़ चली ही नहीं तो क्या चीज़ टूटा, कुछ टूटा ही नहीं, नहीं टूटा तो डीओडी किसकी निकालोगे, उसी रिएक्टेंट की निकालते थे ना अपन डीओडी। क्यों, क्योंकि वो कन्वर्ट होता था किस में, प्रोडक्ट में। ये कभी टूटा ही नहीं तो प्रोडक्ट बनेगा कहाँ से भाई इनका, नहीं बनेगा, तो अल्फा कितना रहेगा इसका, 0 रहेगा। अब इधर आते हैं, टूटने के आधार पे दो प्रकार के, या तो कंप्लीट टूट जाए या क्या हो जाए, आधा अधूरा टूटे। आधा अधूरा टूटता है उसको अपन क्या कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो कंप्लीट टूट जाता है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग होते हैं उसको, उनका कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, पूर्ण विघटन होता है, और इनका क्या होता है, आंशिक रूप से, पार्शियल। इनका जो अल्फा है वो कितना होगा, 0 से लेके, बात समझ में, इसका कितना होगा, कंप्लीट टूट गया तो कितना, 1। कंप्लीट टूटने का मतलब क्या, 100%। 100% को कैसे कन्वर्ट करते हैं अपन, 100/100, सिंपल आउट करोगे तो कितना आएगा, कोई तो लिखा है उसने उधर, एग्जाम्पल लिख दिया नीचे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये, कैसे होते हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी की बात करोगे, क्योंकि वो जब टूटेंगे तो उनकी वजह से क्या आएगी, धारा भी आएगी, इलेक्ट्रिसिटी आएगी, दो प्रकार से। एक में जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आ जाए, कंडक्टर नहीं आई, उसमें क्या होगा। अब तुम ये बता दो ये कौन सी कैटेगरी वाले होंगे, उधर से देख के, वो उस वाले को ही कन्वर्ट किया इधर, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। पूछ ले यदि, बेसिक सिंपल सा सवाल है वैसे तो, कि भाई जो नॉन कंडक्टर होते हैं या इंसुलेटर जो होते हैं, वो किस प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जो कभी टूटे ही नहीं। एग्जाम्पल भी दे सकता है नीचे, ग्लूकोज और यूरिया। कभी देखा है क्या ग्लूकोज और यूरिया डालने पे पानी में करंट आते हुए, नहीं आता, क्योंकि वो टूटते ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी आएगी कहां से, बात आई समझ में। इलेक्ट्रिसिटी के दो वजह दे दी इसने, एक तो कौन सी, मेटेलिक, और एक इसमें इलेक्ट्रोलाइट। मेटल में कौन से होते हैं, जो नॉर्मली फिजिक्स में अपन जो कंसेप्ट पढ़ते हैं धारा का, वो कौन सा है, और जो यहाँ अपन पढ़ेंगे अभी इस चैप्टर में, वो कौन सा है, आयंस की वजह। अब इसने एक नया नीचे कंसेप्ट जोड़ा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे, मेटल में यदि टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कंडक्टिविटी क्या होती है, क्यों, सोचो। ऐसा क्यों हुआ, ये कंसेप्ट ही है। यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तुम लगातार क्या कर रहे हो, जैसे ये किसी से निकल रहे होंगे, सपोज दैट ये कोई क्या है, कोई एटम या मेटल है ये, ठीक है, इसका तुम लगातार इसको क्या कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, हीट दे रहे हो। और हीट देते हैं तो जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ जाते हैं, सरफेस पे। जितना ज्यादा हीट करोगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतने ही ज्यादा जाने की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी यार, तो फिर तो धारा बढ़नी चाहिए थी, जितने ज्यादा जाएंगे उतनी क्या आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्यों। सिंपल कर देते हैं, रास्ता है ये, मान लो ये इलेक्ट्रॉनों को चलने का रास्ता है। पहले अपन 3-4 लोगों को भेज रहे थे, वो आराम से जा रहे थे, मैंने पीछे से क्या मोटिवेट कर दिया बहुत सारों को कि तुम भी जाओ, वहां जाके देखो क्या है, क्योंकि मेरे को पता था वो यदि वहां पहुंचे तो मेरा काम हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगी धारा। लेकिन इस मोटिवेशन में मैं ये भूल गया कि ये रास्ता मेरे पास क्या था, इस रास्ते में मैंने सोचा ही नहीं कुछ और हो सकता है, क्या क्या हो गया इस रास्ते में। तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा कर दोगे ना तो वो आपस में भी क्या करने लग जाते हैं, टकराने लग जाते हैं, आपस में टकराएंगे ना। जब भी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराएगा तो हीट क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाती है। तब जो उनकी जो चल रहे थे, जो उनकी वेलोसिटी थी, उनकी में क्या हो गया, वेरिएशन आ गया ना भाई, मतलब
उस एफिशिएंसी से इलेक्ट्रॉन वहां नहीं पहुंच पाएंगे जितना पहुंचने चाहिए थे। हो सकता है कुछ पहुंचे ही नहीं, उस लड़ाई में ही खत्म हो जाए। एक्चुअल में तुम सोच रहे थे कि बहुत सारे भेजूंगा तो बहुत सारे पहुंचेंगे, बहुत सारे पहुंचेंगे तो क्या मेरे पास बहुत सारी धारा आएगी, लेकिन तुमने ये कंसेप्ट भूल गए कि आपस में टकरा के कुछ खत्म भी तो हो सकते हैं। आता ही समझ में। अब जो खत्म हो गए उसकी वजह से क्या धारा आ सकती है? जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे टकराने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपस में उतने ज्यादा टकराएंगे, जितने ज्यादा टकरा गए तुम्हारी धारा तो उतनी, क्योंकि पहुंच नहीं पाए ना भाई। आयन के केस में ऐसा नहीं होता। आयन के केस में ऐसा, यदि तुमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी हो तो वहां तुमने पढ़ा भी है। एक ऐसा सा पात्र बनाते थे दो, इसे जोड़ते थे इलेक्ट्रोड से। इसमें क्या होते थे, जो भी थे वो किस पे जाके आयन चिपकते थे, इसी इलेक्ट्रोड पे क्या होते थे, डिपॉजिट होते थे ना। जितने ज्यादा आयन बनेंगे उतने ज्यादा डिपॉजिट होंगे, ज्यादा डिपॉजिट होंगे उनको पाथ मिल रहा है, टकराने का संभावना ही नहीं है भाई। आयंस की वजह से धारा आई है। जितना नमक जितना पानी ज्यादा डालोगे उस अर्थिंग वाले वायर में उतनी ज्यादा क्या आती है, धारा आती है। आती है कि नहीं आती? क्यों? क्योंकि इस बार जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है? इसीलिए आयंस के केस में जितने ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी ज्यादा क्या होती है, कंडक्टिविटी बढ़ती है। ये बात समझ में? तो ये थोड़ा सा याद रखना, यहां से थ्योरी में क्वेश्चन बनता है कई बार कि नॉर्मल जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें अपन यदि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब धारा बढ़ने की बजाय घटती है, बढ़ने की बजाय घटती है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो कंडक्टिविटी होती है वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ लगातार बढ़ती है। इस वाले कंसेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं किसमें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। वहां होता है ना, एक तो चालकता होता है, एक और कौन सी होती है, चालकता का जस्ट उल्टा होता है ना। अरे दो कंसेप्ट बोलते हैं उसमें कि कंसंट्रेट यदि होता है तो उसमें यदि अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो चालकता बढ़ती है, लेकिन डाइल्यूशन करने पे चालकता बढ़ने की बजाय घटती है। वो यहीं से जाता है वो कंसेप्ट। डाइल्यूशन करने का मतलब है ये काम कर दिया तुमने, कंसंट्रेट का मतलब पास पास हो गया, पहुंचने का चांसेस ज़्यादा हैं। लगातार धारा क्या होती है, बढ़ती है। एक दो ये चीज़। यहाँ आगे लिख लेना यदि नहीं पता हो तो, टी और सी का मतलब क्या है। टी का मतलब टप्पू, सी का मतलब चंदू। आयनिक इक्विलिब्रियम में सबसे पहले अपन बात करते हैं कोई भी सब्सटेंस होता है वो कैसे बिहेव करता है। उसको जब भी अपन सॉल्वेंट में डालेंगे तो दो प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं, या तो वो टूट सकता है या नहीं टूटेगा। ये टूट गया क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइट। टूटा तो क्या कहलाएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब टूटने वाले भी दो तरीके के होते हैं, एक तो पूरा टूट जाता है, एक कम टूटता है। ये तो देखो जालिम आदमी है कठोर, इसको कोई इमोशन से फर्क नहीं पड़ता। ये बेचारा थोड़ा सा इमोशनल आदमी है। अब इमोशनल में कुछ ज्यादा इमोशनल होते हैं, किसी को थोड़ा सा कुछ कहते ही टपक टपक आंसू आ जाते हैं ना, भरे बैठे रहते हैं कि इशारा करने की देर है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा इमोशनल करने की जरूरत पड़ती है, इस तब जाके टूटते हैं, उनको वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो जिनको इशारा करते ही
फिर भी कभी नहीं टपकाएंगे तो फिर तुम नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इमोशनलेस। प्रकृति में तीनों पाए जाते हैं। मेरे को जिस दिन पता लगेगा मैं बता दूंगा। मैं इस वाले में हूँ। पार्शियल। देखो इंसान सबसे पहले ऐसा होता है, ठीक है, शुरू शुरू में जो होते हैं, फिर उसको इतने थपेड़े पड़ते हैं, इतने इमोशनल ब्रेकडाउन होते हैं कि किस कैटेगरी में आ जाता है। और यदि तुमने इसको भी खत्म कर दिया तो फिर कहाँ चला जाता है वो, फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, इसे तो चलता है। एक्सपीरियंस क्यों, देख लो तुम। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लें, इसको धात्विक बोलते हैं, इसको विद्युत अपघटे। ये विद्युत अपघटे, ये विद्युत अन अपघटे, हिंदी में लिखना चाहो तो। देता हूँ, इसको बोलते हैं और कोई सा बच गया कि जिसकी हिंदी नहीं। पार्शियल डिसोसिएशन, आंशिक विघटन। फ्री इलेक्ट्रॉन को हिंदी में कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। आयंस को आयन ही कहते हैं। 31 है ना, 2-3 दिन चलेगा शादियों का साव, यानी शादियों का साव तो नवंबर दिसंबर दोनों में पीटी चलेगा। कोई बात नहीं, आस पास आएगा तो मैं बता दूंगा तेरे को, मेरी तरफ से जाएगा ना। मेरे वाला कार्ड भेज दूंगा तेरे को, मेरी जगह अटेंड कराना तुम, और कभी ऐसी जगह थोड़ा ना भेजेंगे, तो बता तो रहा हूँ, जिस जगह नहीं जाएंगे उस जगह भेज देंगे तेरे को। मैं तो वैसे भी नहीं जा रहा, लेकिन दूर वाले हैं तो दूर वाले। हाँ, पास होगा तभी बताएंगे तो, दूर वाला तो क्यों बताएंगे। आज ही का है, 1 किलोमीटर है वो, 29 है, 39 ऐसे है। हाल भी नहीं करे, हाल भी नहीं कर, सो डाला। अरे तो है तो पीछे पीछे की तरफ, ऐसे नगरी तो है तेरे अंदर है। वहां से शिफ्ट कर दिया।
ठीक तरफ रहते थे ना उधर, तो गलत याद रह गया क्या? मालवीय ने याद करने दे। इधर वाला। हाँ, चले आगे। ये कौन जानता है तेरे को, जयपुर में जाया ना तो। देखो स्टूडेंट लाइफ में ना इज्जत, जितने ढीठ रहोगे उतने फायदेमंद रहोगे। इतनी फैसिलिटी नहीं देखनी होती, जीवना होना चाहिए। जैसे कॉलेज में होते थे तो एक सुंदर सी ड्रेस रखते थे हम। कोई कहते यार इतनी अच्छी ड्रेस, मगर ये अच्छी ड्रेस उसी दिन के लिए है जब अगल बगल में शादी हो। देखो भाई, नेक्स्ट। अब अपने इलेक्ट्रोलाइट की बात करी थी है ना, दो प्रकार के बोले थे, कौन कौन से? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसमें लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग। अब दो प्रकार के होते हैं इलेक्ट्रोलाइट भी, किस वजह से? दो वजह से। एक तो इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से बनता है और एक इलेक्ट्रॉन देने की वजह से बनता है। नॉर्मली लेने वाले को क्या कहा जाता है? एसिड। और देने वाले को क्या कहा जाता है? बेस। यही लिखे हुए हैं देखो इसमें, स्ट्रॉन्ग वाली कैटेगरी में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे भाई। जैसे इसमें लिखा हुआ है जो भी ऑक्सी एसिड या प्रोक्सी एसिड जो, या इक एसिड जो होते हैं, जो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, वो ऑक्सी एसिड किसकी तरह व्यवहार करते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह। कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे H2SO4, HClO4, ठीक है, HClO3, HNO3, HCl, जो भी हेलाइड के जो हाइड्राइड है, ठीक है, ये सब किसकी तरह व्यवहार करते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। छोड़ के HF को, HF नहीं करता है, HF आसानी से टूटता नहीं है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कम टूटता है वो, ठीक है। ऑल टाइप ऑफ सॉल्ट्स, जितने भी सॉल्ट होते हैं, NaCl, KCl, ठीक है, वो सब किस कैटेगरी में आएंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में। H2SO4 को कभी भी आपने इस प्रकार से ही टूटते हुए देखा होगा, कभी भी ऐसे टूटते हुए नहीं देखते। H2SO4, H2SO4 कन्वर्ट हो रहा है किसमें? या तो टूटता नहीं है, टूटता तो क्या होता है? कंप्लीट ही टूटता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। और एसिड की डेफिनेशन अपन भी थोड़ी देर बाद में देखेंगे। दो तीन साइंटिस्ट हैं, अलग अलग थ्योरी, कुछ H+OH- के अकॉर्डिंग बता के गए, कुछ दोनों पेड़ लेने देने के आधार पे बता के गए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस, जितनी भी एल्केलाइन मेटल होती हैं उनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो सब के सब कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। इसीलिए तो बोलते हो ना, अर्थ एल्केलाइन मेटल और एल्केलाइन अर्थ मेटल। जो एल्केलाइन वर्ड है वही क्या है? क्षारीय। क्या है? इसीलिए लिखा हुआ है देखो, जितनी भी एल्केलाइन मेटल है सब की सब किसकी तरह व्यवहार करती हैं? स्ट्रॉन्ग बेस की तरह व्यवहार करती है, ठीक है। एल्केलाइन मेटल कौन सी होती हैं? एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप, लीना का रब, चा फकीर, ठीक है। सेकेंड एल्केलाइन अर्थ मेटल में एक आ जाता है कौन सा? बेरियम का जो हाइड्रोक्साइड है, वो किसकी तरह व्यवहार करता है? स्ट्रॉन्ग बेस की तरह, ठीक है। आगे बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, जिनकी DOD 0 से लेके 1 तक होती है। तो टूट भी सकते हैं, नहीं भी टूट सकते, ठीक है। एसिड और बेस। एसिड कौन से होते हैं? उनके अलावा जो एसिड बच गए वो सब कैसे होंगे? वीक एसिड। तो एक याद रख लो, वो याद रख लो कि जो बच गए वो सब के सब क्या होंगे? वीक एसिड, ठीक है। उसके अलावा वो बेस रहे, उसके अलावा जो बच गए वो कौन से? एल्केलाइन मेटल उधर थी, इधर कौन सी होंगी? एल्केलाइन अर्थ मेटल। अपवाद होगा कौन सा? बेरियम का हाइड्रोक्साइड। कौन सा? बेरियम का हाइड्रोक्साइड
वीक बेस ना होके कैसा बनता है, स्ट्रॉन्ग बेस बनता है। जो अलग होता है ना कोई अपने ग्रुप में से, वहीं से क्वेश्चन उठते हैं, याद रखना। कॉमन में से तो बहुत कम क्वेश्चन उठते हैं। अलग कौन सा निकला, वो वाला देखो, लिखा भी हुआ अलग से इसने, ठीक है। आगे लिखा हुआ है जितने भी ऑर्गेनिक होते हैं, वो ऑर्गेनिक वाले जो कंपाउंड होते हैं या डी ब्लॉक वाले जो होते हैं, वो सब किसकी तरह व्यवहार करते हैं, वीक तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनिक वाले या डी ब्लॉक जो एलिमेंट हैं वो कभी भी कंप्लीट नहीं डिसोशिएट होते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि एसिड और बेस कैसे डिसाइड करोगे। देखो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दोनों किस कैटेगरी में डाले हैं अपन ने, बात समझ में। क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं है, टूटने पे कई बार पूरा भी टूट जाता है, नहीं टूटता तो आधा अधूरा टूटता है, सही बात समझ में। अब एसिड बेस कैसे डिसाइड करोगे, पहले तो ये लिख लो, याद रखने पड़ेंगे। देखो दोनों कैटेगरी में एक एक याद रख लेना, बच्चे हुए दूसरे हो ही जाएंगे बेटा, ठीक है? या तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस याद रख लो। जो बच गए वो कौन से, एसिड वाले बच गए, वो सब कैसे हो जाएंगे, फिर वीक हो जाएंगे। बेस वाले जो बच गए वो सब क्या हो जाएंगे, वीक बेस हो जाएंगे, ठीक है। हालांकि तुम्हारे काम की 4-5 ही हैं, वो तुम्हें वैसे भी याद हो जाएंगे, बार बार अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, इनको यूज लेंगे ना। इसे जाना पहचाना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले किसको लिखा था, तो एक तो इसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। और इधर चलूँ मैं तो कौन सा ज्यादातर काम में लेते हैं अपन, इसका मतलब ये नहीं है बाकियों को नहीं काम में ले सकते, बिल्कुल ले सकते हो। अब अपन को ये डिसाइड करना है, चलो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस तो अपन ने देख लिए, या वीक एसिड वीक बेस अपन ने देख लिए। अब सबसे बड़ी लड़ाई ये आती है कि एसिड और बेस क्या चीज है, एसिड और बेस क्या चीज है। ये वाला जो कंसेप्ट अपन अभी पढ़ रहे हैं ना, ये वाला जो पोर्शन, क्या आपका जो जनरल साइंस है ना, उसमें भी है ये, सेम ही चीज है। वहां एक लिखा होगा साल्ट एनालिसिस या एसिड बेस अम्ल क्षार, सब यहीं से आते हैं। चाहे वहां पढ़ लो चाहे यहाँ पढ़ लो। और छोटी क्लास हो जहाँ से, जब से तुम्हारी साइंस से शुरू होती है, 6th क्लास से आई थिंक शुरू हो जाती है साइंस, वहां से सबसे पहले तुम क्या पढ़ते हो, केमिस्ट्री के नाम पे अम्ल क्षार ही पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो, एसिड बेस ही तो पढ़ते हो। 10th में सब में आते हैं आगे, शुरुआत में कम आते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं आगे से आगे। 11वीं में जाके वो तुम्हारी सेपरेट केमिस्ट्री बन जाती है, रासायनिक विज्ञान जिसको कहते हो, या तो विज्ञान का ही पार्ट। 10वीं में इसलिए देते हैं, उनको पता है तुम 10वीं में जाके ही पढ़ोगे ढंग से, क्योंकि पहली बार सुनते हो बोर्ड है भाई। पहले होता था ना कि 8वीं का भी बोर्ड होता था पहले, 8वीं में ढंग से पढ़ लो, फिर 9वीं में मस्ती करो, क्या 9वीं में कौन सा बोर्ड है, स्कूल वाले वैसे ही पास कर देंगे। लेकिन आजकल नहीं होता, आजकल जमाना पढ़ने लग गए हैं लोग, गवर्नमेंट स्कूल भी अपडेट हो रहे हैं। आजकल तो बहुत चीज़ें चल गई, 5वीं क्लास से एडमिशन मिलना स्टार्ट हो जाता है, नवोदय सेंट्रल हो गए, नवोदय हो गए, केंद्रीय विद्यालय हो गए, अलग से ओलंपियाड हो गया, सबकी अलग अलग एग्जामिनेशन लगती है। त्रिवेंद्र सर भी नवोदय से पढ़े हुए हैं। हाँ तो वही बताएंगे, पैटर्न वही होता है, वही सिलेबस होता है लगभग लगभग, बस वो सबका सिस्टम अलग अलग हो जाता है। सरकारी स्कूल में तुम्हें ये नहीं बताया जाता कि आगे जाके क्या बनते हो और क्या नहीं, आजकल तो खैर
सेमिनार्स कंडक्ट करने लग गई गवर्नमेंट स्कूल्स भी। नवोदय में वो पहले दिन से क्लियर कर देते हैं कि इस फील्ड में ये है, इस फील्ड में ये है, उनके पहले से एक सिस्टम बना रखा है, इसलिए लोग उस सिस्टम में जाना चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है सेल्फ अवेयरनेस, जितनी जल्दी आ जाए उतनी बढ़िया, समझदारी कहते हैं जिसको। ई ब्लॉक क्या, हाइड्रोक्साइड, ई ब्लॉक ओ एच लगा हुआ है। ऑर्गेनिक बेस, अमोनिया, डी ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड, सबके सब कैसे होते हैं, वीक बेस होते हैं, दुर्बल क्षार। ठीक है, कल अपन शुरुआत करेंगे किसकी, एसिड और बेस क्या चीज है, अम्ल और क्षार, है ना। अलग अलग साइंटिस्ट आए थे, 3 प्रकार की थ्योरी पढ़ेंगे अपन, 3 ही बाबाओं की बात करेंगे, बाकी बाबाओं से मतलब अपने को है नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। पीपीटी जाती है तब तो कंप्लीट जाएगी, उनको यही नहीं पता कौन सी पीपीटी में क्या पढ़ा है, सिर्फ टीप लेंगे फिर देख देख के। इसलिए कहता हूँ क्लास आना जरूरी है। पीपीटी कौन सी पीपीटी, 2 ही पेज की पीपीटी काम की है, बाकी तो क्या समझाने के लिए है। ओके, देखेंगे अगली क्लास में। टाटा, बाय बाय, थैंक यू। कल सीट कर लाना है ना उसकी, डाउट्स होंगे वो करवा के फिर एसिड बेस ये थ्योरी पे चलेंगे आगे। ओके, थैंक यू।